चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज न्यूमेरिकल की टर्न से। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, टीचर्स को बहुत प्यारा लगने वाला न्यूमेरिकल है, बड़ा फ्रेंडली न्यूमेरिकल है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी बुक का भी है। ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है भैया, एक गाड़ी है, उस पर 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लगाया जाता है और उसका जो मास है वो 20 किलोग्राम है। मूविंग इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये कोई ट्रक था, 20 किलोग्राम है, ट्रक मत लो, कोई छोटी सी गाड़ी ले लो। ओके, ये छोटी सी टॉय ट्रेन है 20 जिसका मास है 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम का मास है और ये इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चली आ रही थी। हाँ सर। अब कह रहा है इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप। बताइए कितना समय लेगी रुकने के लिए। तो सबसे पहले देखिए 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और मास दिया गया है, तो क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि F इक्वल टू होता है ma, है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा और वो एक्सेलरेशन जो होगा रिटार्डिंग होगा। क्या होगा, रिटार्डिंग माइनस में आएगा ऑटोमेटिकली। तो क्योंकि फोर्स जो आपका रिटार्डिंग है, तो ये समझदारी आपको दिखानी है। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन रिटार्डिंग लेना है। आ गया 2.5। अब क्या भाई, समय पूछा गया तो v इक्वल टू u+80 लगा दो। u+80, जब गाड़ी रुक गई तो स्पीड कितनी हो गई, 0, और 15 से चल रही थी तो 15, एक्सेलरेशन पता है माइनस का 2.5 माइनस का 2.5, टाइम निकल जाएगा। समझ गए ना। अब आपसे पूछ ले कितनी दूर चली होगी रुकने के पहले, तो ये भी निकाल सकते हो। नहीं, ये तो टाइम आ गया। अगर आपको बोला होता कितनी दूर, तो बेटा यूज कर देना s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, तो उससे आ जाएगा रुकने के पहले कितनी दूर चली होगी। समझ गए ना, मतलब ब्रेक मारने के बाद कितनी दूर चली होगी, ऐसा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम एक्टेड ऑन द 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। 5 किलोग्राम पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। रिजल्टेंट निकालना है यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यार cos यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, पहले ही क्वेश्चन ने कह दिया कि दोनों के बीच के परपेंडिकुलर है, तो cos 90 रख दोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। केवल √a² प्लस b² बचेगा। इस बार a की जगह पहला फोर्स है 8, दूसरा फोर्स है 6, स्क्वायर कर दिया 10 न्यूटन। ओके, अब आपको निकालना है कि ये एंगल किसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 8 न्यूटन के साथ। मतलब बेस वेक्टर आपका क्या है, 8 है। बेस क्या है, 8। अगर आप 6 होता तो आपका बेस वेक्टर 6 होता, तब आप बेस लेते 6 को और ये एंगल निकालते, बट अभी बेस आपका क्या है, 8 है। तो 8 के साथ निकाला हुआ एंगल ये होगा ना, ये एंगल होगा ना। इसको मान लो थीटा मान लो। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 6 अपॉन कितना, 8। तो भाई आंसर कितना हो गया, 3/4। समझ गए ना। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। बस इतना ही छोड़ के आना है। किसी को याद नहीं रहता कि 37 डिग्री, और आप करके गए हो 1-2 बार तो आपको याद भी रह सकता है कि भैया tan की वैल्यू 3/4 कितने डिग्री पे होती है, 37 डिग्री पे। तो ये कर लो। अब कह रहा बताइए एक्सेलरेशन पूछा गया, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। वेरी सिंपल भाई, 10 आया है टोटल फोर्स, बॉडी का मास कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। डन, वेरी सिंपल। आ गया जी समझ में। ये इसमें सर वो मैग्नीट्यूड दिया था, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दिया था, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ दिया हुआ है, दिया ना इन द अरे एंगल कह रहा, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गिव मतलब फाइंड करो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बतानी है ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, फोर्स की तरफ। जहाँ फोर्स लगेगा वहीं तो एक्सेलरेशन लगेगा। तो यही तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हुई, यही जो थीटा आया है। भाई फोर्स की डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन काम करेगा बंधु। F इक्वल टू क्या होता है, m है, जो तेरा है वो मेरा है। समझ गए ना, A का F का। क्लियर, बन गया है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 100 किलोग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। भाई सीधा फार्मूला अब तो ये बन जाता है ना हम लोग को। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का सीधा फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू माइनस mv अपॉन m। भाई mv स्मॉल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि शुरुआत में बुलेट रेस्ट में थी। तो v हमने निकाला था क्या, माइनस mv अपॉन m। वैल्यू रख दो यार, कुछ नहीं है, माइनस, हाँ भाई क्या है, गन कितने, बुलेट कितने की है, शेल 0.02 इंटू वी कितने से फायर किया गया, 80 से, कितने से, 80 से, अपॉन कैपिटल M कितना है भाई, 100 किलोग्राम। लो भाई सॉल्व कर दो। समझ गया ना, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ज़्यादा मैं ही कर देता हूँ सॉल्व। चलो इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 10। क्लियर हुआ। तो 8 गुणे 2 हो गया 16, और नीचे आ गया कितना, 1 2 3। ओके,
क्या निकालना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। लीजिए भाई 16/100, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ 16 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए आंसर, ये आएगा, है ना, वही जीरो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 0.00016 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आ गया ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़िया बात, ओके। चलिए ये भी हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन ऑफ 70 किलोग्राम स्टैंड ऑन ए वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, upward with a uniform acceleration 5 meter per second and what with the reading on the each scale, what would be the reading if the lift mechanism failed and halted downfield under the gravity। लिफ्ट मोशन की प्रॉब्लम है, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये अभी तक आप पढ़े नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए हो क्या रहा है, देखिए ये लिफ्ट के अंदर कोई बंदा है, ये लिफ्ट के अंदर कोई बंदा है, ओके, और ये एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, ये एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब पहली चीज़ तो ये याद रख लीजिए कि वेइंग मशीन क्या देती है नाप करके, वेइंग मशीन रिएक्शन देती है, रिएक्शन प्रोड्यूस किया करती है, तो वो रिएक्शन आपका नाप के देती है। इस पर आप खड़े हुए हैं, ये मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, तो आप क्या लगाएंगे नीचे की तरफ, एक्शन, और क्या होगा mg, और ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन। बेटा ये जो रिएक्शन होगा यही होती है रीडिंग, ये क्या होती है, रीडिंग, समझ में आया ना। बट ये रिएक्शन जो होती है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड किया करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप किस सिस्टम में हो, आप रुके हुए हो, आप चल रहे हो, आप एक्सेलरेटेड हो, आप डी एक्सेलरेटेड हो, इन सब चीज़ पर चल रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, अब मान लीजिए ये सब कुछ है, ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद जो आपकी लिफ्ट है, मान लो वो फाइनली ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, ए। तो ए एक्सेलरेशन से अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मतलब उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, कितना होगा, एम ए भाई, ए इंटू मास ऑफ द लिफ्ट या मास ऑफ द मैन, मान लो लिफ्ट के मास को अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे हो तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, एम ए, होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए अंदरूनी फोर्स क्या क्या बनेगा बेटा, ऊपर की तरफ आर, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ आर है, नीचे की तरफ क्या है, एम जी। तो मैं लिखूंगा ऊपर की तरफ आर माइनस नीचे की तरफ एम जी इक्वल टू कितना बेटा, एम ए, आर माइनस एम जी इक्वल टू कितना, एम ए, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है और यहाँ रिएक्शन फोर्स भी ऊपर है, तो बड़ा माइनस छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू सपोर्ट में एम ए क्या आएगा, मतलब इसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड बनेगी तो इसकी भी अपवर्ड बनेगी, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, हमें तो आर चाहिए ना, तो आंसर क्या आ गया, आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो फार्मूला फाइनली क्या बना बेटा, आर इक्वल टू एम जी प्लस ए। आया समझ में कि नहीं आया। तो अगर आपकी लिफ्ट ऊपर अपवर्ड मूव कर रही है तो क्या बन गया फार्मूला, आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस ए, ब्रैकेट में एम कॉमन ले लिया। इसी फार्मूले से आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है भाई, मास है 70 किलोग्राम, ठीक है, फर्स्ट केस में मास है 70, एम इक्वल टू 70, ये 70 किलोग्राम का मास है, इस बंदे का जो मास है 70 किलोग्राम है, ठीक है ना। आर इक्वल टू मास है 70, फर्स्ट केस में 70, एम जी कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी कितनी लगती है 10, है ना, जी होता है 10, जी होता है 10। अब कह रहा है पहला है अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि अगर लिफ्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब भैया मुझे ये बताओ अपवर्ड तो जा रही है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना माना जाता है, तो एक ही जगह जीरो रख दो, कितना रख दो, तो आया क्या ले दे करके 70 इंटू 10, आंसर कितना आया 700। ये देखिए पहला आ गया समझ में ना, पहला आ गया 70 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना 700, डन। अब अगर बात करते हैं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो बेटा डाउनवर्ड मूव करेगी तो ये ए जो था अपना ये क्या हो जाएगा माइनस ए, तो अपने पास जो रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, आर एम जी माइनस ए, वो यहाँ पे देखो सारी कलाकारी करने के बाद ये बन गया आर एम जी माइनस ए, एम की वैल्यू 70, जी की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है कितना -5, आ गया समझ में।
तो 10 माइनस 5 कितना हुआ 5, और 750 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 3। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो 350 न्यूटन रिएक्शन आएगा, मतलब आपका वेट कम हो जाएगा। आपका वेट क्या हो जाएगा? कम। कभी देखा होगा झूले में बैठ करके, जब झूला ऊपर जाता है तो बड़ा मजा आएगा, वो टोकरी वाला झूला जो हुआ करता है, तो जब ऊपर जाता है तो आपको बड़ा मजा आता है, बट जब नीचे आता है तो बड़ी गुदगुदी लगा करती है, ऐसा लगता है सब सारा माल अंदर का बाहर निकल गया हो, समझ गए ना, है ना, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। सो यही होता है G माइनस ए, क्योंकि G और A अपोज में आ जाते हैं, तो इफेक्टिव जो आपकी ग्रेविटी वो कम हो जाती है, और ग्रेविटी कम हो गई तो वेट कम हो जाएगा। जी और ए कैसे अपोज में सर? डायरेक्शन तो नीचे ही तरफ लग रहा ना भाई देखिए, आपके जो रिएक्शन फोर्स के लिए जो G और A बनेगा वो अपोजिट हो जाएगा। अच्छा हाँ, समझ गए ना, रिएक्शन फोर्स के लिए G और A जो होगा तो ऊपर ही रहेगा। अपोजिट हो जाएगा, समझ गए। याद रखिएगा कि जब आप नीचे की तरफ गिरते हैं, अगर आपका रेफरेंस ऑफ फ्रेम नीचे मूव हो रहा हो आपकी कंडीशन में, तो जो आपका वो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन लगा करता है वो ऊपर की तरफ लगा करता है। इसको बोलते हैं, ये फोर्स कहलाता है सूडो फोर्स। क्या कहलाता है? सूडो फोर्स। अब उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है, वो लंबी बात हो जाएगी, जितना समझना ना समझा दिया मैंने। G माइनस ये एक बार और बताइए सर, वो वाला लिफ्ट वाला केस। आपको ये चीज़ समझ में आ गया, mg प्लस ma, हाँ नीचे के डायरेक्शन में A माइनस हो जाएगा। बस इतना ही समझिए, उसके ज़्यादा अंदर मत घुसे अपन, ठीक ना। करने कहने को तो बहुत कुछ है, बट अभी इतने के लिए काफ़ी है mg माइनस इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, फिर से mg प्लस ए, भाई अपवर्ड है ना, mg प्लस ए, तो ये देखिए mg प्लस ए, mg प्लस ए, समझ में आ गया? ठीक है। अब कह रहा है नीचे हो तो mg माइनस ए, अब नीचे रहेगा तो mg माइनस ए, समझ गए ना, mg माइनस ए। अगर भूल रहा हो तो आपको याद करो, ऊपर जाने पर आपको अच्छा लगता है, वेट बढ़ता है, तो m ब्रैकेट में g प्लस ए सपोर्ट करेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी आपकी, और अगर गुदगुदी लगती है नीचे आने पर तो mg माइनस ए। समझ में आ गया? अगर लिफ्ट की रस्सी टूट गई या टोकरी टूट गई, तो भैया जो आपके पास एक्सेलरेशन रहेगा गिरने का, वो भी जी के इक्वल हो जाएगा, ऊपर से माइनस जी। समझ में आया ना, डाउनवर्ड है। तो अगर आपकी लिफ्ट फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, लिफ्ट की डोरी टूट गई, कड़ाक टूट गई, तो फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो G माइनस ए में ए की जगह क्या पुट करोगे? G। रिएक्शन फोर्स कितना? 0। मतलब आप क्या हो जाओगे? वेटलेस, हवा में आप गिरोगे, समझ गए ना, आप हो जाओगे वेटलेस। जब कोई इंसान छत से गिरता है ना हवा में, तो जब तक वो ज़मीन में नहीं पहुंचता उसको बिल्कुल वेटलेस रहता है वो, समझ गए ना, दैट टाइम ही विल बी वेटलेस। क्लियर हुआ? चलिए बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया स्ट्रिंग वाला, पुल्ली वाला सिस्टम का, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप जरूर अभी ये क्वेश्चन आप जरूर अभी कर लीजिएगा, अदरवाइज गारंटी आपको भूल जाएगा, है ना। ये अभी कर लीजिएगा, अभी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी पुल्ली वाला है, ये भी आपको अभी करना पड़ेगा क्योंकि एकदम नया कंसेप्ट है, अनटच्ड है। 2 masses 8 kilogram and 12 kilogram are connected at the two ends of the light in extensible string pass over the frictionless pulley as shown in figure। फिगर बनाया गया है। Find the acceleration of the masses and tension in the string when the mass are released। अब ये है सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन, जो मैं आपको बोलता रहा हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना अपने आप में ज़बरदस्त काम है। ये मान लो भैया एक पुल्ली गई हुई है, कितने किलोग्राम की? 8 और 12 की है। डायग्राम में देख लेता हूँ 12 किस तरफ लगाई है उन लोगों ने, 8 और 12 की पुल्ली है, चलो उस तरफ 12 है, इस तरफ 8 है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन एकदम शानदार है, मोगम्बो खुश हुआ। देख लो भाई, ये अपने पास अपना क्वेश्चन है, 12 की पुल्ली यहाँ लगाई गई है, ये 12 की पुल्ली लगी हुई बेटा, बोलो हाँ सर। तो 12 की पुल्ली M2 इक्वल टू 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, और M1 इक्वल टू कितना? 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम की। अब बेटा देखो इतना नेचुरल फोर्स लगेगा इसका, M2G मतलब 12G, M2G लगेगा, है ना। अब इन लोगों ने फॉर्मूला बना दिया, अच्छा किया, अपन इसको M2 M1 पे खेलते हैं। बेटा ये फोर्स है कितना? M1। अब M1 की जगह बाद में 8 रख देंगे, M2 की जगह 12 रख देंगे, इससे एक फार्मूला बन गया। चलो देखो बेटा नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? M1G, बोलो हाँ। इसमें कितना लगेगा? M2G। अब क्योंकि एक ही डोरी है, फ्रिक्शन लेस है, कुछ नहीं है फ्रिक्शन, तो इस डोरी में एक कॉमन टेंशन ऊपर की तरफ लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये टेंशन क्या है सर? टेंशन रिएक्शन फोर्स है। तो ये एक्शन लग रहा है, खिंचाव लगेगा ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ बोला, समझ गए ना, खिंचाव लगेगा, ठीक है ना। भाई आप मान लो आपके पास कोई रस्सी है, ये आप इस रस्सी को पकड़ के लटक जाए, तो आपकी नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, उसके बदले में आप रस्सी को तनाव दे रहे होगे कि नहीं दे रहे होगे? तो रस्सी तो टूटे, यहाँ तनाव लगेगा रस्सी में ऊपर की तरफ, समझ गए ना। क्लियर हो गया ना? हाँ वो टेंशन है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आइए, अब देखिए फाइनली रस्सी गिरेगी, इस तरफ वजन ज़्यादा है, हाँ इस तरफ वजन ज़्यादा है, टॉर्क हमेशा बेटा ऊपर से लगता है, डिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ से करो मूव। ठीक है सर। टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R, फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस
आर। बच्चों ये अलग से टॉपिक है, तो जब रोटेट करने के लिए कभी भी रेडियस जो होती बढ़ा दो, रोटेट करने के लिए, है ना, इसीलिए किक जो होती है दूर लगी होती है। ये भी क्वेश्चन है अपने फिजिक्स में। चलो खैर ये टॉपिक से बाहर आ गए, अंदर आ जाइए। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है ना। अब देखिए फाइनली क्या क्रिएट होगा बेटा, एक्सेलरेशन। क्या क्रिएट होगा, किस तरफ क्रिएट होगा, डाउनवर्ड, बड़े वाले फोर्स की तरफ। m2 बड़ा है होगा, मतलब यहाँ पर जो बॉडी है डाउनवर्ड एक्सेलरेट होके नीचे की तरफ जाएगी। बोलो यस ए, और इसी एक्सेलरेशन से ये बॉडी ऊपर की तरफ आएगी, है ना। चलिए अब लॉज ऑफ मोशन बना दीजिए इसके लिए। लॉज ऑफ मोशन देखिए, उसमें इसमें क्या लग रहा है, टी ऊपर की तरफ, और नीचे क्या, m1g। तो मैं लॉज ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, ऊपर का फोर्स t माइनस m1g इक्वल टू m1a। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बड़ा फोर्स t, छोटा फोर्स m1g इक्वल टू क्या, रिजल्टिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m1a। क्लियर ना। और क्यों ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया इसलिए तो t बड़ा फोर्स है। अब देखिए यहाँ पे कौन है बड़ा फोर्स, m2g, और छोटा फोर्स कौन है, t इक्वल टू m2a। तो यहाँ वाली रिलेशन क्या बनेगी, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? तो पहला दो इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं। ये दो इक्वेशन आपको ये लिखे हुए हैं, देखिए। पहला इक्वेशन बना मास m1 पर, मास m1 पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपन लगाया, तो क्या बन गया, t माइनस m1g इक्वल टू m1a। और दूसरा फोर्स बन गया m2g माइनस t इक्वल टू कितना, m2a। दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोनों को ऐड कर देंगे तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा m1g, m2g प्लस में है और m1g माइनस में है, तो m2g माइनस m1g इक्वल टू, ये केवल चाहिए, इक्वल टू m1a प्लस m2a इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो a बेटा कॉमन, यहाँ पे क्या आ गया, m1 प्लस m2 आया ना बेटा। यहाँ से a को कॉमन लेके इधर भेज दो, तो बेटा यहाँ पे g कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया बेटा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बोलो हाँ। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। तो अपन ने किसी भी इक्वेशन में जिसमें रखनी हो एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, समझ नहीं आ रहा, कहाँ से नहीं आया, दोनों इक्वेशन आए कि नहीं आया समझ में, ये तो आ गया, बस आ गए। तो दोनों को ऐड कर दो ना भाई, ऐड कर दो दोनों को, t से माइनस t कैंसिल, ठीक है सर। बोलो हाँ। फिर m2g है और माइनस m1g है, तो यार कितना आएगा, m2g माइनस m1g ऐड कर रहे हो, और a ब्रैकेट में m1 प्लस m2 ऐड किया, तो ये राइट साइड वाले ऐड हो गए। a कॉमन ले लिया, यहाँ से g कॉमन ले लिया, a को नीचे भेज दिया, आ गई एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। चलो किस में पुट कर दूँ, फर्स्ट में पुट कर दूँ। चलो भाई देख लो, तो क्या है भैया अपने पास, फर्स्ट t माइनस m1g इक्वल टू m1a है, तो t निकालना है, तो t को खोपचे में ले लो, और यहाँ पे m1g प्लस में चला जाएगा उस तरफ जाके, और प्लस m1a। बोलो हाँ। a की वैल्यू रख दो, तो t इज इक्वल टू m1g प्लस m1 है, और a की वैल्यू देख बेटा क्या है, g ब्रैकेट में m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो हाँ। अब देखो g यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है कि नहीं है, तो पूरे में से g कॉमन निकाल लो और इसको सॉल्व कर दो। देखो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये देखिए टेंशन निकालनी थी। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया। बोलो यस और नो। अब टेंशन निकालने के लिए इसने कह दिया डायरेक्टली सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2 जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसको सॉल्व करके यही आएगा आंसर, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ तक आ गए थे, बोलो हाँ। अब क्या करो, यहाँ से g कॉमन ले लो, यहाँ से g क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो चलो मैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, तो यहाँ से g कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया g कॉमन, बोलो हाँ। g ले लिया कॉमन, g इससे भी कॉमन आ गया, इससे भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, m1। अब m1 के साथ LCM लोगे तो m1 m2 इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो m1 इंटू m1 क्या होगा, m1 स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 m1 m2। अब m1 बचा है, g तो बाहर हो चुका है, m1 इंटू m2 प्लस m1 m2। बोलो हाँ। और माइनस m1 का स्क्वायर, माइनस m1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर हुआ, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। आंसर कितना आ गया भाई अपने पास, 2m1 m2 और g अपॉन m1 प्लस m2।
तो 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, देखो 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब एक्सेलेरेशन निकालना था, क्या आया था एक्सेलेरेशन, देखो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, वैल्यू रख दो 12 माइनस 8 अपॉन 8 प्लस 12 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10। सॉल्व कर लिया भैया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आंसर, ये आ गया एक्सेलरेशन। और टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो ये सारी वैल्यू पुट कर दो, आ गई टेंशन, मतलब रस्सी पर कितनी का टेंशन लगेगा 96 न्यूटन का। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए ये थोड़ा न्यू था इसलिए हल्की सी दिक्कत हुई होगी, बट अभी अब करोगे तो आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। बड़ी भाई चलो अच्छी बात है भाई, इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक ऑफ मास है 2 किलोग्राम का, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा 2g mg। इंक्लाइंड प्लेन एंगल 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिपोज कितने डिग्री है 30 डिग्री, बोलो हाँ। विद हॉरिजॉन्टल द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.7। चलो भाई म्यू इक्वल टू 0.7। कह रहा बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक पर, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। भाई ये ब्लॉक कहाँ गिरने वाला है, नीचे, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इधर पीछे की तरफ, बोलो हाँ। अब भैया आपको याद होगा कि ये जब mg हुआ करता था तो ये क्या हुआ करता था mg cos थीटा, और ये हुआ करता था क्या mg sin थीटा, होता था कि नहीं होता था, ये होता था mg cos थीटा और ये हुआ करता था क्या mg sin थीटा, ठीक है ना, mg sin थीटा। और ये क्या हुआ करता था नॉर्मल रिएक्शन r, नॉर्मल रिएक्शन r। आ गया समझ में। अब चलिए अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू आर, याद आया, म्यू स्टैटिक इंटू आर, तो म्यू इंटू आर। बेटा आर किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को, हाँ सर, कॉस थीटा को, मतलब आर किसके इक्वल होगा सर mg cos थीटा ही r को वो करेगा, क्यों नहीं करेगा, और कौन कर सकता है, डायग्राम में देख के बोलो और कौन कर सकता है भाई, mg का जो कंपोनेंट इसकी, अपन शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि cos थीटा ही पढ़ते नहीं आ रहे हैं, अब तो देखना है ना, अब तो देखो आर ऊपर लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, mg cos थीटा ही तो बैलेंस करेगा ना बेटा, और कौन बैलेंस कर सकता है आर को, आप बताओ, नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा, कोई कर पाएगा क्या। ये देखिए यहाँ पे ये है अपने पास ब्लॉक है, mg कहाँ लगता है, स्ट्रिक्टली डाउनवर्ड लगता है mg का ये कंपोनेंट उठता है, क्या होता है mg cos थीटा, ऊपर की तरफ इसी के जस्ट अपोजिट क्या लगता है r लगता है, तो यार यही तो इसको बैलेंस करेगा, तो r की वैल्यू में क्या रख दूं mg cos थीटा, बोलो हाँ। यस सर, यही है फ्रिक्शन। म्यू पता है कि नहीं पता, पता है भाई 0.7, m पता है कि नहीं पता, पता है मास 2 किलोग्राम, g पता है कि नहीं पता, पता है 9.8, cos थीटा यानी cos 30 डिग्री रूट 3/2, कर लोगे सॉल्व, ये आ गया, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन भाई बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, है ना, ब्रेक मारने वाला रिटार्डिंग फोर्स, है ना। अब इसमें आपको निकालना है रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा थोड़ा। ए ड्राइवर कैन स्टॉप बाई अप्लाइंग ब्रेक इन 4 सेकंड। ओहो टाइम दे दिया बेटा इसमें, इसमें टाइम दे दिया, उसमें टाइम फाइंड करना था, तो ब्रेक मारा तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम बराबर कितना दिया है 4 सेकंड। द कार इज रनिंग विद ए स्पीड, मतलब u इक्वल टू 36। चलो इससे मिल जाएगा एक्सेलरेशन, क्या मिल जाएगा 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल दिया, 10 हो गया, मास दिया है, हाँ। कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द कार, मास ऑफ द कार 400 और ड्राइवर का मास 65, टोटल मास कितना हो गया 465। भाई ड्राइवर और कार दोनों साथ में तो होंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लिया, a निकाल लिया, अब कह रहा फोर्स निकालो तो f इक्वल टू m इंटू ए, लियो आ गया फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ गया ना। फोर्स निगेटिव आ रहा है मतलब कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग, तो रिटार्डिंग फोर्स के नाम से बोलोगे तो 11.62.5 माइनस यहाँ लगा, जब आपने रिटार्डिंग बोल दिया मतलब नेचर क्लियर है, माइनस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए फिगर बिलो शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम, समझ में आया। पहला कह रहा व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल t लेस देन 0। ओहो लेस देन 0 में फोर्स बताना है यार, लेस देन 0 में मैं फोर्स कैसे बता दूं, 0 से पहले तो ये रेस्ट पे था, 0 से पहले किस पे था, रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे है, यहाँ से देखो रेस्ट पे है, पीछे डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना ट्रेवल हुई है, तो 0 से पहले फोर्स कितना होगा 0, F इक्वल टू 0 है ना, 0 से पहले फोर्स 0 है। अब बिटवीन t 0 to 4, अब 0 से लेकर के 4 तक में बेटा कुछ तो फोर्स होगा, 0 से लेके 4 तक में, ना 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 ना,
0 से लेकर के 4 तक में बेटा अपने पास ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बोलो हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम वो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी कि फोर्स भी 0। अब t ग्रेटर देन 4 सेकंड में ये रेस्ट पे आ गया, देखो पट्टा ये रूटीन पे रुक गया, तो ग्रेटर देन 4 के लिए फिर से फोर्स कितना 0, तीनों पे फोर्स मेरे को 0 समझ में आ रहा है। हाँ, इन कंडीशंस पे जरूर कुछ ना फोर्स होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे होगा और एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 4 पे, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुई है। ये देखो रेस्ट से एकदम से खड़ाक से मोशन में आया है, आया है ना, और यहाँ पे मोशन से खड़ाक से रेस्ट में आया है, तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा और यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स होगा, डी एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो देखते हैं क्या कह रही है किताब। ठीक है, ओके देखिए यहाँ पे इन लोगों ने सारी कंडीशंस निकाली है। हाँ, एंड फाइंड द इम्पल्स एट t इक्वल टू 0। हाँ, मैंने जो बात कर रहा था कि t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर झटके से एक फोर्स काम करेगा, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, इम्पल्सिव फोर्स। क्या कहलाएगा, इम्पल्सिव। हाँ, तो वो इम्पल्स निकालना अपन को, क्या मतलब झटके से काम करेगा। झटके देखो ना, एकदम से गाड़ी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी यहाँ पे, बिल्कुल मोशन में आ गई, तो यहाँ पे एक इम्पल्स लगा, लगा कि नहीं लगा, और यहाँ पे मोशन में थी, एकदम से खटाक से बंद हो गई गाड़ी, रेस्ट पे आ गई, एफ डेल्टा टी बराबर एफ डेल्टा टी हाँ बराबर आई, तो यहाँ पे इम्पल्स काम करेगा, यहाँ पे इम्पल्स काम करेगा, तो इम्पल्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी, है ना, एफ इंटू डेल्टा टी। पहली बार सर हमें इतने अच्छे से फॉर्मूले याद हो रहे हैं, बन जाएंगे। आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, क्लियर हो गया, एफ इंटू डेल्टा टी इम्पल्स काम करेगा। अब इम्पल्स में खुद फोर्स बैठा हुआ है, तो इसमें दूसरी चीज लगेगी, याद करो, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे वो चीज काम करेगी, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक ना। हाँ, मोमेंटम इक्वल टू P2 माइनस P1, अच्छा वो वाला वही डेल्टा P, P2 माइनस P1 ही होगा, ठीक है ना। अपन डेल्टा टी नहीं करेंगे सर, नहीं, फोर्स नहीं निकालना ना, इम्पल्स निकालना है भाई। अगर आप डेल्टा P बाई डेल्टा T कर दोगे तो क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा, फोर्स निकलेगा, समझ गया ना। आपको तो वो चाहिए है एफ इंटू डेल्टा टी, तो एफ इंटू डेल्टा टी के लिए यहाँ भी डेल्टा टी का मल्टीप्लाई, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो बचा क्या, डेल्टा पी। तो इम्पल्स निकालने के लिए केवल आपको चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे सही है, क्योंकि फोर्स पता ही नहीं है। चलिए तो बाकी की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले t लेस देन 0 के लिए बॉडी रेस्ट पे है, तो फोर्स कितना होगा, 0, पहले ही बात कह दी मैंने। 0 ले से 4 के लिए कैसा ग्राफ है, कांस्टेंट स्लोप है, मतलब भैया यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स भी कितना, बिल्कुल सही। ग्रेटर देन 4 के लिए फिर से बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो भैया फोर्स कितना, 0। अब आ जाओ भैया मोमेंटम निकाले लेते हैं, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे इम्पल्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना, मतलब इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब बेस्ट P2 माइनस P1, बोलो हाँ। P2 क्या होता है बेटा, mv2 माइनस mv1, बोलो हाँ। मास तो सेम है ना यार, 4 किलोग्राम की तो बॉडी है, तो m कॉमन ले ले भाई, v2 माइनस v1। बेटा फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी है, काय को 0 बेटा, 0 नहीं है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, इनिशियल 0 थी, तो इनिशियल को mv2 माइनस v1 है यहाँ पे। लियो एक लाइन तुम्हारे लिए और लिख देता हूँ, 4 ब्रैकेट में v2 माइनस v1, चलो तो 4 v1 को 0 बता दिया आपने, बिल्कुल सही, 0 तो रेस्ट पे थी, बट ये तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो कैसे निकालोगे बेटा, देखो 4 सेकंड है और 4 सेकंड में कितना चल गया, 3, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 3 और चेंज इन टाइम 4, तो tan थीटा लगा देंगे। हाँ, tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ा भी वैसे, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ तक पहुंचने की चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4, बोलो हाँ, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 3। तो यूनिट आएगी 3 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड। तो पहला इम्पल्स जो यहाँ पर क्रिएट होगा बेटा, जो झटका लगेगा वो होगा कितना, 3 न्यूटन सेकेंड। आया समझ में ना, पहला इम्पल्स जो यहाँ पे जनरेट होगा वो कितना होगा, 3 न्यूटन सेकेंड। आया समझ में कि नहीं आया, ये आ गया देखो, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब दूसरे में इनिशियल, अब दूसरे में देखिए, दूसरे में जब बॉडी थी यहाँ से यहाँ गई थी, एकदम से खटाक से रुक गई थी, तो भैया यहाँ पर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी जो आपने निकाली अभी, कितना 3/4 निकाली, 4/3 निकाली, 3/4 कितनी निकाली थी, 3/4। तो यहाँ तक तो ये वेलोसिटी 3/4 लेके आया था, अब एकदम से यहाँ पे रेस्ट हो गया तो 0 हो गया। चलिए, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो फिर से इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम m
V2 माइनस V1, बोलो हाँ। हाँ सर। m बेटा V2 कितनी 0, V1 कितनी 3/4। आ गया समझ में ना। हाँ सर। मास 4 है, मास कितना है 4 से 4, आंसर कितना -3 न्यूटन सेकेंड। समझ में आया कि नहीं है, -3 आ गया, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड कर लो, कोई दिक्कत बन जाएगा। तो बस हो गया, इम्पल्स निकल गया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू एंड लाइट स्ट्रिंग। दो बॉडीज हैं, इनको एक बहुत प्यारी सी रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है। रस्सी में कोई गठान नहीं है, कोई ऐंठन नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन का लगा दिया गया बेटा। अब 600 न्यूटन का जैसे तुम फोर्स लगाओगे, यहाँ पे तो लगाया, समझ के ना, बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बॉडी? सेम एक्सेलरेशन थ्रू आउट ट्रेवल होगा। मगर मतलब ये इधर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, जैसे मैं तुमको खींचूंगा और तुम 10 लोग हाथ पकड़े हुए हो, तो मैं झटका दूंगा तो झटका पूरे में ट्रेवल होगा। तो वही होता है, झटका ट्रेवल हो गया। अब इनमें सब में टेंशन लग गया बेटा। टेंशन हमेशा रोडी में इक्वल अपोजिट लगता है, ये टेंशन लग गया। आपको क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड एंड ए। टेंशन तो ऐसा लगना चाहिए इस साइड ही दोनों। बेटा देखो, ये बॉडी ग्राउंड पे है, वो बॉडी लटकी नहीं थी, ये वो बॉडी लटकी नहीं थी। अब देखो होगा क्या, इसको अच्छे से समझो। तुमने ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इसके साथ लटकी थी। तुमने इधर इसको खींचा, जैसे तुम इस बॉडी को खींचोगे, ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी ना। अब जैसे ये इसकी तरफ खींचेगी तो ये इस पर, ये क्या है, इस बॉडी पर ये है एक्शन, इस बॉडी पर ये क्या है, एक्शन है। अब ये खुद का भी तो रिएक्शन देगी, ये रिएक्शन है इसका, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो ये एक्शन था किसका, इसका, इसके ऊपर, और ये क्या है, रिएक्शन। समझ में आया? एक्शन लग रहा है इस बॉडी पर और रिएक्शन लग रहा है इस बॉडी पर। समझ में आया? तो एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर हुआ? इसने उसको खींचा, उसके बाद वो उसको आएगी तो उसको फोर्स देगी ना सर, यही कहना चाह रहे हैं। वो टेंशन ही फोर्स होता है, उस फोर्स को टेंशन बोलते हैं। दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स शेयर अगर करेंगे। एकदम से हम रोक देंगे तो पीछे वाला टकरा भी तो जाएगा आगे से, वो एक अलग बात है, बिल्कुल टकराएगा। अगर फ्रिक्शन लेस है तो टकराएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये बताओ कि जैसे ही गाड़ी खींचेगी तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे पर इक्वल टेंशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ, दोनों लगाते हैं। समझ गए ना? ठीक है ना, दोनों ही लगाया करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कह रहा है कि बताइए कि सर एक जैसे कंडीशन है, ट्रेन चल रही है और एकदम से ब्रेक लगाए तो पीछे की बोगियां इधर उधर हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। इधर पे इनर्शिया का रोल है, वहाँ पे इनर्शिया का रोल है। वहाँ पे एकदम से रुक गया तो इनर्शिया का मोशन में था, एकदम से रेस्ट में इनर्शिया का रोल है। चलिए तो 600 न्यूटन का फोर्स लगाया गया ए पे, ठीक ना। और दूसरा कंडीशन है कि बी पे लगाया गया। तो पहले ए वाला सॉल्व कर लेते हैं कि ए पे तुमने 600 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बेटा चलिए, फोर्स कितना होगा, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास टोटल मास इतना, एक्सेलरेशन ए मान लो, एक्सेलरेशन निकाल लिया सॉल्व करके, निकाल लिया, ठीक है ना। व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग? बेटा अब टेंशन निकालनी है अपन को। क्या निकालनी है? टेंशन निकालनी है। ये बोगी है, एक है 10 की, एक है 20 की। तो आगे वाली 10 की है कि पीछे वाली 20 की है? ये कंफर्म नहीं है भैया, 10 की है कि 20 की है। आगे वाली 10 की है, पीछे वाली 20 की है। चलो ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये 10 की मान लो और ये 20 की मान लो, ठीक ना। वही जैसा आया है, पहली बोगी 10 की मान लो, बाद वाली 20 की मान लो। वैसे लिखना चाहिए कि ए और बी, है ना, कोई बात नहीं। आ गया समझ में? अब चलो इसका बनाते हैं लॉज ऑफ मोशन। पहली बोगी पे बोल भाई, पहला फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे? 600। बोलो हाँ। 600। अब इधर पे क्या लग रहा है? टेंशन। इस बोगी, ये जो बोगी है, इस पर लगने वाला फोर्स कौन सा है? ये है, ये वाला टेंशन है कि नहीं है? समझ गए ना? ये वाला नहीं है, ये चोंच तो उसका है फोर्स। इस बोगी पर रिएक्शन यही तो लगा था ना, तो इस पे ये लग गया। बोलो हाँ। नहीं आया सर। अरे ये वाली बोगी, पहली बोली बोगी, इस पे ये तो लगा था 600। इस पर ये बताओ कि इस पर लगने वाला फोर्स कौन सा था? ये लेफ्ट वाली चोंच थी या राइट वाली चोंच थी? लेफ्ट वाली। बस हो गया, इतना ही है, ठीक है ना। तो चलो, और ये कितना है? 10 किलोग्राम की बोगी है। चलिए 10 किलोग्राम की बोगी है। ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? अपन निकाल चुके हैं 20 से। बोलो हाँ।
ए एक्सेलरेशन मान लो, अभी ए मान लो, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए तो रूल्स ले लिखते हैं अपन। इसको एफ ले लिया, इसको क्या ले लिया इन लोगों ने, F। एफ। चलो रूल्स बनाता हूँ, न्यूटन्स लॉ, एफ माइनस टी, एफ माइनस T। टी इक्वल टू एम वन ए, तो एम तो ए का ही है, एम वन ए मतलब एम वन ए, बोलो यस और नो। यस सर। तो टी इक्वल टू चाहिए अपन को, तो टी रोकना है तो टी इधर ले आओ, हाँ सर। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस एम वन ए, टी इज इक्वल टू एफ माइनस एम वन। M1A। फिर से देखो, एफ यहाँ लगा हाँ सर। और टी यहाँ लगा, हाँ सर। बड़ा फोर्स कौन है, एफ, तभी तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। हाँ। तो एफ माइनस टी इक्वल टू कितना, एम वन ए, M1। तो टी इज इक्वल टू एफ माइनस एम वन ए। यस सर। तो टी की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू कितनी है 600, 600। एम वन है 10 और ये कितना है 20, आंसर कितना आ गया 400 400 न्यूटन। न्यूटन। क्लियर हो गया, बन जाएगा। यस सर। चलिए अगला है, अगर फोर्स अप्लाइड करोगे बी बॉडी पर तो बताओ भैया कितना होगा मोशन। तो चलिए बी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ये 10 किलोग्राम की है और ये कितने की है बेटा, 20 की है। अब तुमने फोर्स अप्लाई इस पे किया, पीछे वाली बॉडी पे, इंजन मुड़ के पीछे आ गया। हाँ। हाँ अब देखो इसका, इस वाली बॉडी पर एक्शन कहाँ लगेगा, इस वाली बॉडी पर, अपनी तरफ खींचेगा ये, हाँ। ये इसका एक्शन है, समझ गया ना, जो 10 पे लग रहा है, और 10-20 पे क्या लगाएगा, रिएक्शन, ये वाला टी। पर सर वो ज्यादा मास की है तो खींचना तो नहीं चाहिए ना। अरे मास से क्या मतलब है, इंजन के फोर्स से मतलब है, जो इंजन आगे लगा फोर्स से मतलब है। तुम तो चाहे 10-15 बोगी पीछे लगा दो, अगर मैं खींचूंगा यहाँ 1000 न्यूटन से सब खींचे आएंगी, समझ गया ना, मास से थोड़ी ना कोई मतलब है, समझ गया ना। यस सर। हाँ ट्रैक्टर बस को खींच लेता है, दम इंजन में होनी चाहिए। हाँ। क्लियर हुआ। चलिए अब लगाते हैं बेटा, देखो हाँ रूल लगाओ, नेट एक्सेलेरेशन वही आएगा, एक्सेलेरेशन तो सेम आएगा 20 का, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन क्या, मास टोटल। यस सर। तो एक्सेलेरेशन तो 20 का ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स भी 600 है अभी, हाँ है ना, हाँ सर। मास भी 30 है, तो 600/30 कितना हुआ 20। 20। तो एक्सेलेरेशन इस बार 20 का इधर की तरफ ऐड कर रहा है, यस और नो। यस सर। चलो अब इस ब्लॉक को अच्छे से देखो आराम से, यहाँ क्या काम कर रहा है, एफ, बोलो यस। यस सर। यहाँ पर एफ है, और इस ब्लॉक पर जो लगने वाला फोर्स टेंशन है किस तरफ है, बैक साइड है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो एफ माइनस टी इक्वल टू एम वन ए, बोलो हाँ। हाँ सर। एफ माइनस टी इक्वल टू, इसका नाम M2 है, सॉरी ये 20 किलोग्राम वाला है, एफ माइनस टी इक्वल टू कितना, M2A, होगा कि नहीं होगा। अरे बड़ा फोर्स F, छोटा फोर्स T इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन वाला फोर्स M2A। हमें T चाहिए है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F माइनस M2A। T को यहाँ ले आओ, F माइनस M2A, F की वैल्यू कितनी 600, 600। M2 की वैल्यू कितनी 20, एक्सेलरेशन कितना 20, आंसर कितना 200 न्यूटन। क्लियर आया। Yes, पिछले बार देखिए फोर्स कितना आ रहा था, टेंशन कितना आ रहा था 400 न्यूटन, इस बार कितना आ रहा है 200 न्यूटन। समझ में आया ना। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, तनाव कम किस में रहेगा, जिसमें ज़्यादा वाले मास से बोगी कनेक्ट रहेगी। ठीक है, डन। हाँ सर। चलिए तो ये हुआ आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कंप्लीट, डन। चलिए तो जल्दी से कर लेते हैं अपन MCQs इसके, है ना, लॉज ऑफ मोशन के MCQs कर लेंगे फटाफट। लॉज ऑफ मोशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, डन बाय मास, बिल्कुल सही। सेकंड, अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कीप्स कांस्टेंट इट्स मोमेंटम। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसका कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कीप कांस्टेंट इट्स। भाई अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा, वो तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता जीरो है तब तक कांस्टेंट होगा। तो अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो आई थिंक एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा। चलिए देखिए जरा, M/2A सही है सर। M/2 चेक करिए, सेकंड का आंसर, कांस्टेंट फोर्स के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा, बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए M/2A, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ सर। डन। चलिए नेक्स्ट, ओके, रोटेट राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। According to Newton's second law, the force applied by the body is proportional to change in momentum. हाँ, according to the Newton's second law, the force applied by the body is proportional to change in momentum. देखिए करेक्ट आंसर सी है क्या, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होना चाहिए, F is proportional to डेल्टा P by डेल्टा T। सी है सर। सी है,
हाँ, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें केवल बोला है चेंज इन मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m इंटू ए, सॉल्व करके, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। समझ गए? तो सी इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं आएगा, बट यदि यहाँ पे रेट लिखा होता तो बिल्कुल सही होता। समझ गए ना? बल्कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंपल्स के, तो ये तो इंपल्स बना देगा, बट पूछ किसके बारे में रहा, फोर्स के बारे में पूछ रहा है। देखो फोर्स के बारे में पूछ रहा है, समझ में आया? द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया प्रेजेंट इन स्फेरिकल बॉडी, लॉन्ग बॉडीज, लिविंग बॉडीज, ऑल बॉडीज। सब में होगा। हाँ सब में होगा ना सर? हाँ, ऑल बॉडीज। चेक करिए, डी आंसर, सही है सर। फोर्थ का डी, राइट? ओके। द इम्पल्स ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, पहले ही ऑप्शन बैठा हुआ है, देखने की जरूरत ही नहीं कुछ, चेक करिए आंसर। सही है सर। ओके, नेक्स्ट, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताओ भाई कौन सा राइट आंसर है? एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ चेंजेस, वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ चेंजेस, और वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर कांस्टेंट, मोमेंटम चेंजेस बट वेलोसिटी। भाई देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि वेलोसिटी मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होते हैं, मोमेंटम दोनों चेंज बदलते रहते हैं। वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ चेंजेस, ये बिल्कुल भाई इस बात सही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि वेलोसिटी बदलती है और मोमेंटम खुद होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम भी बदलेगा। द फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs अपॉन आर। ए चेक आंसर चेक करिए, एफ म्यू एस इक्वल टू Fs बाई आर। 8th क्वेश्चन डी पढ़िए। The velocity of body acts along the tangent of path if the body moves with uniform velocity in a circular path. The velocity of a body acts along the tangent of path if the body moves uniform velocity in a circular path. Body moves with uniform velocity in circular path. The body moves along any path. भाई इसका आंसर तो फिर क्या होना चाहिए? यही है सर। The velocity of a body acts along the tangent of the path. आपने बताया था ना टेंजेंट। भाई टेंजेंट का इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। द बॉडी मूव्स अलोंग एनी पाथ, अगर बॉडी किसी भी पाथ पे मूव कर रही है, अगर आप उसका पाथ कर बना रहे हो तो उसकी जो वेलोसिटी दी जाएगी टेंजेंट से ही दी जाएगी, तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर सी है। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उसका एक टेम्परेरी एग्जाम्पल है ना, उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है। अब बॉडी ऐसे ना मूव करके अगर ऐसे मूव करती इसी पाथ पे, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये होती, इस पॉइंट पर ये होती, तो ये तो सबके लिए लागू होगा ना। सो इट इज फिट फॉर ऑल द कर्व, है ना। द बॉडी मूव्स अलोंग एनी पाथ, क्लियर हुआ? हर पाथ पे आप टेंजेंट दोगे, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका ए नहीं है, डी है, ठीक है ना, क्योंकि सारे पाथ आ गए ना, सारे पाथ में टेंजेंट से ही शो करोगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ इज होल्ड ट्रू इज कॉल्ड। ये याद करना पड़ेगा, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स का लॉ लगता है उसको बोलते हैं इनर्शियल। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, इनर्शियल, ठीक है ना। यस, द फोर्स विच डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडी but due to acceleration frame of reference appears to act on the body is called, the force which does not act on the body but due to acceleration of the frame of reference appears to act on the body is called pseudo force. क्या बोलते हैं इसको? pseudo force। समझ गए ना? इसको लिखा है फ्रिक्शियस फोर्स, तो फ्रिक्शियस मत बोलो, दिस इज कॉल्ड pseudo force। एक बार pseudo force की डेफिनेशन देखो बता देता हूँ मैं। pseudo force ये है, जैसे कि आपकी गाड़ी मुड़ती है, कभी भी आपकी गाड़ी मुड़ती है, आप यहाँ बैठे हुए हो, समझ गए ना। आपकी गाड़ी पर लगने वाला फोर्स कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ। बट उसके प्रभाव को कैंसिल करने के लिए आप बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? गेट खोला हो तो बाहर गिर जाओगे अगर गाड़ी जोर से मुड़ी तो, यस और नो। तो ये जो आभासी बल लगता है, काल्पनिक बल, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। समझ गए ना। तो ये किस फ्रेम में लगता है? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। किस फ्रेम में? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। समझ गए ना। कभी लिफ्ट में खड़े होना और जैसे लिफ्ट चालू होगी तो आप देखना झक से एक झटका लगेगा, और आप अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप अपने आप को नीचे की तरफ झटका मारते दिखोगे, और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपको फोर्स ऊपर की तरफ। जैसे लिफ्ट पहली बार नीचे की तरफ चलेगी तो आपको हल्का सा बम्प लगेगा ऊपर की तरफ, हल्का सा जर्क ऊपर की तरफ, तो वो है सूडो फोर्स। क्या है वो? सूडो फोर्स। समझ में आया? क्लियर। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही।
द रेशियो ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस इक्वल टू म्यू, है ना म्यू एस इक्वल्स टू कितना, एफ एस बाई आर, यस और नो। यस सर। चलिए नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से उसको मतलब नहीं होता है। द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मैंने थ्योरी होता तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, जितना रफ होगा टाइप ऑफ, वो नेचर पे, हाँ तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस बोलो ना, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, पढ़ाया था ना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट, मोमेंटम यूनिट बतानी है भाई, वेरी सिंपल, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, थ्रस्ट क्या भैया, फोर्स का ही नाम थ्रस्ट है, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स, है ना, थ्रस्ट इक्वल टू एम बाई टी डेल्टा यू, समझ गए ना, डेल्टा एम बाई टी, ये एक्चुअली रॉकेट में लगता है ये फॉर्मूला, बट वो सिलेबस में नहीं है, ये रॉकेट में लगता है, समझ गए, रॉकेट प्रपल्शन नहीं है सिलेबस में। चलिए कोफिशिएंट ऑफ स्कूल में तो पढ़ाया है, अब सिलेबस में है ही नहीं भाई। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू एफ एस इंटू एफ एस बाई आर, डन, ओके डन, सो दिस इज कंप्लीट ऑफ द चैप्टर।